यार वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबीए शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। हम बात करेंगे फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, जो कि बीए बीएससी बीकॉम तीनों के लिए कॉमन सब्जेक्ट हो जाता है। आप सब लोगों की डिमांड आ रही थी, स्पेशल आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर आपने डिटेल्स तो बहुत करवा दी, पर आप हमें अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दीजिए, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ में ये एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव भी होने वाला है। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहे हैं, उन्हीं की तर्ज पर आप लोग शायद हमसे भी ये डिमांड कर रहे थे, तो हमने आपकी डिमांड को एक्सेप्ट किया है, पर सब की तरह से नहीं, अपने तरीके से। क्योंकि सबसे पहले हमने आपको डिटेल्स बहुत बेहतरीन तरीके से करवाई हैं, पूरी जान लगा दी थी आपको डिटेल्स करवाने में, है ना। पहले डिटेल जानदार तरीके से आपको पढ़ाई है ना। आपके साथ बहुत मेहनत करी है। पूरी पूरी मेहनत है हमारी, उसे बेकार मत कर देना। बड़ी लगन से पढ़ना और सारी चीज़ें बिल्कुल आपके लिए 3-4 पॉइंट हमने जो राइट किए हुए हैं यहाँ पे। प्लेलिस्ट विजिट जरूर कर लें, है ना, क्योंकि प्लेलिस्ट में हमने क्या किया है, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन को कंप्लीट पढ़ाया है। 2 यूनिट जो हैं आपकी सेल्समैनशिप की कंप्लीट कर दी हैं, और 10 से 15 मिनट की जो है सभी वीडियोस हैं। आप सब प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें, सेल्समैनशिप भी देख लें, उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है। यूट्यूब पर सबसे जानदार कंटेंट जो है वो हमने देने का काम किया है। सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना है। सारे क्वेश्चन पर हम बेहतरीन तरीके से आज नज़र डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। खुद का भी आकलन कर लें, अगर आपने हमसे पढ़ा है सारी चीज़ें, अगर आपने हमसे पढ़ी है तो खुद का भी आकलन कर लें। साथ में जो क्वेश्चन नहीं आता है तो अपने ऊपर जोर ना लें, है ना, उसे राइट कर लें अपनी कॉपी में और उसे याद कर लें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कौन से जो कारक हैं वो बच्चे की वृद्धि और विकास में प्रभाव डालते हैं। हमने आपको बच्चे की वृद्धि और विकास का है जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है ना। ऑप्शन है इसके सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालते हैं, दूसरा ऑप्शन है इसका पोषण पर, या तीसरा है इसका पर्यावरण आनुवंशिकता, और चौथा है इसका उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। इसलिए हो जाता है क्योंकि जो बच्चे की वृद्धि और विकास है उस पर सामाजिक स्थिति भी प्रभाव डालती है। पोषण, आपका जो खान पान होता है, खाने में आप पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो भी निर्भर करती है। आपका इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता निर्भर करती है। इसका मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चे की वृद्धि और विकास पर प्रभाव डालते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। डॉट 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 के माध्यम से माता पिता की शारीरिक विशेषताएं उनके बच्चों में पहुंचना आनुवंशिकता कहलाती है। तो ये रही आपकी आनुवंशिकता की डेफिनेशन, लेकिन आपको बताना है कि किसके माध्यम से, है ना। तो आपके ऑप्शन है, नंबर 1 जीन के माध्यम से, नंबर 2 समाज के माध्यम से, नंबर 3 पोषण, या नंबर 4 भौगोलिक प्रभाव। तो यहाँ पर बात होगी जीन के माध्यम से। ठीक है, समझ गए होंगे। कहीं ना कहीं ये जेम्स ड्राइवर से रिलेट करती है ये एक डेफिनेशन, और जेम्स ड्राइवर ने ही बताई थी कि जीन के माध्यम से जो माता पिता की जो शारीरिक विशेषता हैं उनके बच्चों में जो पहुंचती है उसे आनुवंशिकता कही जाती है। कहीं ना कहीं 46 जो है गुणसूत्र हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, 23 जोड़ी जिसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। बेकारण जो इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षी तंत्र की संक्रमण से लड़ने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्रतिरक्षी जो तंत्र होता है उसकी क्षमता को कम कर देते हैं, वो क्या कारण हो सकते हैं। क्या तनाव हो सकता है, दूसरा पोषण युक्त भोजन ना लेना हो सकता है, तीसरा नींद की कमी हो सकती है, चौथा सभी। तो इसका आंसर है सभी। तनाव वगैरह आप लेंगे तो भी इम्यून सिस्टम में कमी हो सकती है। नींद अगर आप पूरी नहीं लेते तो इससे भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। पोषण युक्त भोजन ना लेना ये भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है, और तनाव तो सबसे ज़्यादा होता है खतरनाक, क्योंकि कहते भी हैं कि चिंता जो है वो, है ना, चिता से बढ़कर होती है। ठीक, तो आप सब टेंशन ना लें, बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करें। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम का लाभ किसे प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, हमने आपको बेहतरीन तरीके से कराए। नहीं देखी है अगर आपने ये सारी वीडियोस तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर ले, बाकी हम लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। तो पहला इसका ऑप्शन है गर्भवती महिलाएं, दूसरा ऑप्शन है नवजात शिशुओं व किशोरियों के लिए है राष्ट्रीय जो पोषण कार्यक्रम का लाभ है वो इन्हें दिया जाएगा, या धात्री महिलाओं को, या सबको। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जो पोषण कार्यक्रम है
कुपोषण दूर करने के लिए चलाया गया था। और साथ ही में गर्भवती महिलाओं की बात की गई थी, नवजात शिशुओं, किशोरियों की, धात्री महिलाओं की, अर्थात इन सभी की बात राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम में करी गई थी। राष्ट्रीय पोषण अभियान की बात करें तो मार्च 2018 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया गया था। इसका उद्देश्य था कुपोषण को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। एनएनपी का उद्देश्य क्या है? नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। एनएनपी का फुल फॉर्म है नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों व गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाना, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन कराना, क्या ये है सही? नंबर 3, 18 वर्ष से जो कम उम्र के बालक हैं उनके शारीरिक श्रम पर, है ना, प्रतिषेध लगाना, रोक लगाना, या सभी है इसके आंसर? तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है आपका पहला, बच्चों व गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाना। हमने जैसा कि आपको बताया भी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। हर साल पोषण न्यूट्रिशन सप्ताह मनाया जाता है। भाई कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। दूसरा ऑप्शन है 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक। तीसरा ऑप्शन है 5 सितंबर से 12 सितंबर तक। और चौथा ऑप्शन है 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक, है ना। तो आपको आंसर करना है इसमें कौन सही है। तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 सितंबर से 7 सितंबर तक हर साल पोषण सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय पोषण अभियान की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत कब की गई? मार्च 2018 में पीएम मोदी द्वारा, पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है मार्च 2021 में पीएम मोदी द्वारा, या मार्च 2012 में पीएम मनमोहन सिंह द्वारा, या मार्च 2010 में मनमोहन सिंह जी द्वारा। तो हमने आपको बता भी दिया है कि मार्च 2018 में जो है वो शुरुआत की गई थी राष्ट्रीय पोषण अभियान की। और गर्भवती महिलाओं हों या बच्चे हों या धात्री महिलाएं हों या किशोरियों हों, सबके पोषण की बात की गई थी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो 8 है आपका आंत्र ज्वर, जिसे हम टाइफाइड कहते हैं, आंतों से संबंधी रोग है। ये हो जाता है, ये रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु जनित रोग है क्या, जीवाणु जनित रोग है क्या, कवक जनित रोग है, या प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो इसका आंसर सही है, जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु को इंग्लिश में हम बैक्टीरिया कहते हैं। आपको बताना है कि बैक्टीरिया की खोज किसने करी है ना, कमेंट करके आप जरूर बताएं। और ऐसे हम बात करेंगे दस्त या डायरिया, अतिसार, दस्त को अतिसार या डायरिया भी कहते हैं। ये जो रोग है वो कीटाणु या विषाणु जनित रोग हो जाता है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अच्छा लग रहा हो तो। हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं सारे ऑप्शंस पढ़ लेते, पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सारी चीज़ें बहुत जल्दी आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलो। उच्च रक्तचाप हो सकता है आपका, कब हो सकता है? 180 प्रति 90 मिलीलीटर ऑफ मरकरी से अगर अधिक आपका रक्तचाप हो जाता है तब, या 120 प्रति 80 पर, या 110/40 पर, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें कहीं ना कहीं ये रिलेट करता है ऑप्शन नंबर सेकंड से, 180। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लें अपनी कॉपी पर। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। 120 प्रति 80 मिलीलीटर ऑफ मरकरी से अधिक हो जाने पर जो है आपका उच्च रक्तचाप जो है, उच्च रक्तचाप आपको हो सकता है। गला पूरा बैठ चुका है फिर भी दम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर आपकी जिम्मेदारी है, और आपके माता पिता कहीं ना कहीं आपकी राह देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में, बहुत बेहतरीन करेंगे, है ना। तो अपने माता पिता के लिए, आपके माता पिता को जय हिंद, वंदे मातरम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। निम्न में से उच्च रक्तचाप का कारण नहीं है, कौन सा नहीं है भाई? नंबर 1, वंशानुक्रम नहीं है। नंबर 2, भोजन संबंधी आदतें, वृद्धावस्था ये नहीं है। या मोटापा की अगर बात करें, या फोर्थ ऑप्शन की बात करें अत्यधिक मीठा सेवन करना, ये। तो अगर उच्च रक्तचाप की बात करें तो सारे कारणों से उच्च रक्तचाप जो है वो आपको हो सकता है। वंशानुक्रम से भी होता है, कहीं ना कहीं ये जेनेटिक बीमारी भी है। भोजन संबंधी आदतें जो हैं उसकी वजह से भी है उच्च रक्तचाप आपको हो सकता है। वृद्धावस्था भी एक कारण हो सकती है। अत्यधिक मोटा हो जाना इसलिए क्योंकि शरीर में जो है वो रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है धमनियों में। तो क्या हो जाता है कि ये सारी जो होती है धमनियाँ एक जमा हो जाती हैं, तो उनसे क्या होता है कि रक्त पर बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो पड़ता है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकती है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अत्यधिक मीठा सेवन करना, फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मतलब अत्यधिक अगर आप मीठा सेवन करते हैं तो रक्तचाप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है।
रक्तचाप पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको मधुमेह संबंधी रोग हो सकता है। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से मधुमेह के लक्षण हैं क्या? पोलीयूरिया है, पॉलीफेजिया है, या पॉलीडिप्सिया है, या पायरिया है? आपको बताना है। तो मधुमेह के लक्षण की अगर हम बात करें तो ये तीनों लक्षण जो हैं आपकी स्क्रीन पर जो आपको दिख रहे हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सिया, ये तीनों लक्षण हैं जो मधुमेह के लक्षण हैं। पायरिया जो है फोर्थ ऑप्शन, ये जो है मधुमेह का लक्षण नहीं है, ये दांतों से संबंधित रोग है ना। और पॉलीयूरिया में क्या होता है कि बार बार अनावश्यक गति से जो मरीज होता है वो मूत्र का त्याग करता है। पॉलीफेजिया की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और डिप्सिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगर हम बात करें कहीं ना कहीं तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें 1 2 3 तीनों ही ऑप्शन है, तो ये तीनों ही जो लक्षण हैं वो आपके मधुमेह से संबंधित हैं। आपको साथ में डिटेल्स भी देते जा रहे हैं जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाए। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे निम्न में से वृद्धि कारक जो है वो किसे कहते हैं। ठीक है, वृद्धि कारक, ग्रोथ फैक्टर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है, ऑप्शन नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट, के कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं, वसा को कहते हैं, विटामिन को कहते हैं, या खनिज लवण को कहते हैं। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, विटामिन को हम क्या कहते हैं भाई? वृद्धि कारक कहते हैं। विटामिन जो होते हैं, विटामिन की खोज जो है वो फंक ने करी थी। ABCDE के ये जो है वो विटामिन है। जल में घुलनशील की अगर हम बात करें तो VC जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, ADE के जो होते हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें, अगर विटामिन से रिलेटेड एक फैक्ट और बता दें आपको, तो जो विटामिन होते हैं हमें ऊर्जा नहीं देते हैं, ये रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। चलिए जल में घुलनशील अगर विटामिन की बात करें तो कौन सा जल में घुलनशील जो है विटामिन है कौन सा है? आपको बताना है। विटामिन ए है क्या, विटामिन सी है क्या, ई है क्या, या डी है क्या? है ना, तो हमने अभी बताया था कि बी और सी विटामिन की बात होती है तो ये जल में घुलनशील विटामिन है, और ADE के जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन हो जाते हैं। क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हमारे शरीर का कितना भाग खनिज लवण का बना होता है? तो आपको बताना है 8 से 10% बना होता है क्या, 6 से 7% बना होता है क्या, या 3 से 4% बना होता है, या 1 से 2% बना होता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा 3 से 4% बना होता है। ठीक है, चलो अगर आपको क्वेश्चन कुछ नए क्वेश्चंस लग रहे हैं आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको आप ये जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस 20 में से सही हुए हैं। टोटल हम 20 क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे। और बाकी अगर आपको कुछ ऐसे लगते हैं कि जो आपने पढ़े नहीं हैं, आप अगर डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे भी आपको काम करेगा, साथ ही कंपटीशन एग्जाम्स में देने जाते हैं अगर, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आपकी कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16, प्रोटीन्स जो है वो बने होते हैं, है ना। प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, प्रोटीन्स बने होते हैं भाई CHO से बने होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। ऑप्शन नंबर 1 कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने होते हैं क्या, या थर्ड ऑप्शन है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन या पोटेशियम से बने होते हैं, या चौथा ऑप्शन है या इनमें से किसी से नहीं बने होते। तो इन सब का आपको बताना है कौन सा आंसर सही है ना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 सही। अगर हम बात करें CHON, ये प्रोटीन जो होते हैं वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन से बने होते हैं। प्रोटीन का जो निर्माण है वो एमिनो एसिड से होता है। प्रोटीन का एक अणु कई अमीनो अम्लों से मिलकर बनता है ना। और प्रोटीन जो है शरीर का लगभग 14% भाग, 14% जो भाग है वो प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, और अगर बात करें तो प्रोटीन जो होते हैं हमारे क्या करते हैं भाई, शरीर में वृद्धि निर्माण करते हैं, और जो टूट फूट मरम्मत का भी काम क्या करते हैं भाई, प्रोटीन करते हैं। प्रोटीन से इतनी जानकारी आपको मिलती है। और जंतुओं से प्राप्त अगर हम प्रोटीन की बात करें, या पादपों से जो हमें प्रोटीन मिलता है अगर हम उनकी बात करें, तो मांस, मछली, दूध, अंडा, पनीर, ये जंतुओं से जो प्राप्त होता है प्रोटीन। और अगर हम पादपों की बात करें तो दाल, गेहूँ, मूंगफली, बादाम, इन सब से क्या होता है, हमें प्रोटीन मिलता है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, शिशुओं व वृद्धों को कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? अगर हम बात करें कि शिशुओं और 1600 कैलोरी
है ना। पहला ऑप्शन क्या है भाई 1600 कैलोरी, सेकंड ऑप्शन है 2200 किलो कैलोरी, थर्ड ऑप्शन है 2400 किलो कैलोरी, या फोर्थ ऑप्शन है 1450 किलो कैलोरी। तो हम आपको बताएं, जो पहला ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 1600 किलो कैलोरी, शिशुओं या वृद्धों की बात करें तो उन्हें ये ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 2200 किलो कैलोरी की अगर हम बात करें तो ये बड़े बच्चों के लिए है ना, ये बड़े बच्चों के लिए है। और अगर हम बात करें 2800 किलो कैलोरी तो ये जवान व्यक्तियों के लिए होता है ना। बाकी 1450 2400 किलो कैलोरी ऐसे ही राइट किया हुआ है पर कोई नहीं है, लेकिन अगर इसके स्थान पर हम देखें 2800 किलो कैलोरी तो ये जवान व्यक्तियों का है। और एक औसत व्यक्ति को जीवित रहने के लिए अगर आपसे कोई पूछता है तो 1700 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। कितनी होती है भाई 1700। अगर एक औसत व्यक्ति को जीवित रहने के लिए अगर आपसे कोई पूछता है कितनी किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है तो 1700 किलो कैलोरी की होती है। और एक स्त्री को जीवित रहने के लिए आप नीचे देखेंगे फोर्थ ऑप्शन 1450 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर पहला सही है 1600 किलो कैलोरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। आशा करता हूं आपको डिटेल्स भी बहुत बेहतरीन तरीके से मिल रही होगी, है ना। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है भाई कितना होता है, क्या 7 से अधिक होता है, 7 से कम होता है, या 7 के बराबर होता है, या सारे ऑप्शन सही है। तो हम आपको बताएं, जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान की अगर हम बात करें तो 7 से कम होता है। अगर 7 से अधिक हो जाता है तो जो विलयन है हमारा क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। कैसी प्रकृति दर्शाता है भाई, क्षारीय, है ना। और अगर विलयन 7 से कम रहता है तो ये दिखाता है कि विलयन जो है वो हमारा अम्लीय प्रकृति का है। कैसा है भाई, अम्लीय प्रकृति का, है ना। और अगर हम बात करें 7 के बराबर तो ये उदासीन प्रकृति दिखाता है। कौन सी दिखाता है भाई, उदासीन प्रकृति दिखाता है 7 के बराबर पे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, शरीर की उपाचय क्रियाओं के लिए आवश्यक है, क्या वसा आवश्यक है, या प्रोटीन आवश्यक है, या खनिज आवश्यक है, या विटामिन आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। शरीर की उपाचय क्रियाओं के लिए जो है आपको विटामिन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। विटामिन बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, विटामिन आवश्यक फैक्टर्स हैं। और अगर बात करें विटामिन जो है वो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। वैसे विटामिन की कमी से अपूर्णता रोग हो जाते हैं। अगर विटामिन की कमी होती है तो अपूर्णता रोग हो जाते हैं। और साथ ही में हमने आपको बताया है कि इन्हें वृद्धि कारक या ग्रोथ फैक्टर भी हम कहते हैं। अगर अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना राष्ट्र हित में, क्योंकि ये चैलेंज है उन सभी को जो शिक्षा को बेचते हैं, है ना। अगर ये शिक्षा को कोई बेचता है तो उनके लिए चैलेंज है। और हम चाहते हैं कि जो हमारा परिवार है BSc एमबीएस शिवम बिल्कुल राष्ट्र हित में, देश हित में बिल्कुल फ्री शिक्षा आपको दे। आपके माता पिता जो आपकी राह देख रहे हैं कि आप उनके लिए कुछ करेंगे, उनका नाम रोशन करेंगे, तो आप जरूर करें। उसी के लिए माध्यम बनेगा। और हम जो माध्यम है आपकी गाइडलाइन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आप क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ वहाँ की चीज़ें, फिजूल की बातें आपको नहीं सिखाई जाती हैं, सिर्फ मुद्दे की बात यहाँ पे होती है ना। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें राष्ट्र हित में। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। आपको एक दिन में कितने ग्राम फाइबर का सेवन करना चाहिए। ऑप्शन, आपके ऑप्शन हैं। आहार फाइबर के बारे में हमने संपूर्ण क्लास दी है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख जरूर लेना। हम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, प्लेलिस्ट की लिंक दे देंगे, आप प्लेलिस्ट चेक कर लें, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। 38 ग्राम करना चाहिए या 48 ग्राम से अधिक फाइबर नहीं लेना चाहिए फाइबर के, और या 80 ग्राम फाइबर की बात करें या 83 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला ऑप्शन सही है। 38 ग्राम से अधिक हमें फाइबर का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको बताना है कि आहार फाइबर के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से होते हैं। हमने भी अपनी वीडियो में बताया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख जरूर लेना वहाँ से। हम इसलिए बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं क्योंकि आपकी सारी चीज़ें डिटेल्स में हमने आपको बताई। अगर आप डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी। और ये वो सभी क्वेश्चंस थे जो कहीं ना कहीं से आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, और जानदार क्वेश्चन थे जो पढ़ाया है उन्हीं में से ये सारे क्वेश्चंस थे, है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने परिवार BSc एमबीएस शिवम को, जो बात करता है सिर्फ और सिर्फ आपकी तैयारी को कंप्लीट करवाने की। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है ना। आपको इस क्वेश्चन का आंसर किस में देना है भाई, कमेंट बॉक्स में देना है ना। कि मोटापा मापने की विधि क्या है, क्या BMI है ना, क्या सोनार है, या TDG है, या एलिसा टेस्ट की हम बात करते हैं,
तो आपको बताना है कि मोटापा जो मापने की विधि है वो क्या है। बीएमआई क्या होता है वैसे हम आपको बता दें तो बॉडी मास इंडेक्स ऐसे इसका फुल फॉर्म है। सोनार, टीडीजी, एल्सा टेस्ट, बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन का हमें आंसर जरूर दें, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और आप ये जरूर बताएं कि आप किस यूनिवर्सिटी से, आप कहाँ से हैं, किस यूनिवर्सिटी से आप ये हमारा वीडियोस देख रहे हैं। कोई हो सकता है कोई बच्चा ये वीडियो बाद में देखेगा, उसके लिए भी ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल होगी, है ना। चलो, राष्ट्र हित में शिक्षा, देश हित में शिक्षा, है ना। सब्सक्राइब करें अपने परिवार बीएससी एमबीए शिवम को, है ना, और शेयर जरूर कर दें वीडियो को जिससे आपके दोस्तों का भी भला हो सके। चलिए, अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है, इसे भी बहुत सारे लोग 10,000 के ऊपर लोग देख चुके हैं, अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो हम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लेना वहाँ से। और बाकी जो जितनी हमने कहा था कि इसके बाद क्लासेस जल्दी आएंगी, तो हमने संपूर्ण फूड न्यूट्रिशन हाइजीन पढ़ा दिया है ना, आप जरूर देख लेना वहाँ से। हम बात करें अगर संतुलित आहार, पोषण, पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज, लवण, सारी चीज़ें बिल्कुल, है ना, ये कंपटीशन एग्जाम्स में भी आपकी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने बिल्कुल ये वीडियो बनाई थी, इसे भी बहुत सारे लोग देख चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लें। बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पोषण भी हमने पढ़ाया था आपको, है ना, चाहे इष्टतम पोषण हो, अल्प पोषण, अति पोषण, कुपोषण क्या होता है, सभी का हमने काम जो है वो तमाम कर दिया था। आहार को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर बात करें, या खाद्य समूह, भोजन, विटामिन, संपोष, सब कुछ एक वीडियो में खत्म किया था, ठीक है। आहार फाइबर जो हम बोल रहे थे ना आपसे, आहार फाइबर, तो ये इनके स्रोत भी बताए थे, इनके अभाव से कौन से जोखिम होते हैं, कौन से रोग हो सकते हैं। मोटापा कारण, विधि, लक्षण, जो हमने आपसे क्वेश्चन किया है इस वीडियो में, आपको उसका आंसर मिल सकता है। कब्ज कारण, लक्षण, सब कुछ, सबसे दमदार जो क्लास थी वो ये थी, सारी चीज़ें आपको बताई थी, बिल्कुल आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हम चल रहे हैं। बात करें दस्त, डायरिया, सब कुछ, है ना, टाइफाइड वगैरह, सब कुछ हमने आपको इस वीडियो में बताया है। बच्चे की जो वृद्धि, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, अगर आपको ये देखना चाहते हैं, बिल्कुल सारी चीज़ें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, आप पूरी यूट्यूब पर सर्च कर लेना, इतना इतना बेहतरीन तरीके से और टॉपिक वाइज कहीं नहीं मिलेगा आपको, है ना। ईमानदारी से अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ईमानदारी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हम बात करें अगर सेल्स मैसेज की, तो ये भी, इसका भी हमने सिलेबस बता दिया था। सिलेबस के साथ ही हमने कहा था कि क्लासेस जल्दी आएंगी, और क्लासेस भी दी हैं। यूनिट 1 को हमने कंप्लीट किया है ना, 2 वीडियो में यूनिट 1 को हमने कंप्लीट किया है, चाहे वो विक्रय कला की परिभाषा हो, या एक विक्रेता के, प्रभावी विक्रेता के क्या गुण होने चाहिए, व्यक्तिगत बिक्री विशेषताएं, प्रक्रियाएं, विक्रय संवर्धन तकनीक की जो है सारी चीज़ें, है ना, इसमें कंप्लीट करी थी। यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर चुके थे इस वीडियो में, और सेकेंड यूनिट को हमने क्लास 3 में जो है संपूर्ण खत्म किया है। बिक्री संगठन क्या है, जनशक्ति योजना क्या है, सेल्स फोर्स की अगर हम बात करें, प्रेरित करना, है ना, ग्राहक को क्षतिपूर्ति, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। बहुत जानदार कंटेंट हमने इस क्लास में दिया है। 10-10, 15-15 मिनट से ज़्यादा की कोई क्लास नहीं है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। सामान्य विज्ञान, अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं, अगर आपने सामान्य विज्ञान सेलेक्ट किया हुआ है तो आपके लिए ये वीडियो है, और संपूर्ण पाठ्यक्रम हमने दिया है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी भी क्लासेस आएँ तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप सामान्य विज्ञान की भी क्लास, जनरल साइंस की भी क्लास आप चाहते हैं। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, है ना, तो वेक्टर इंटीग्रल को भी हमने बहुत शानदार तरीके से बताया है, जिसमें हमने लाइन इंटीग्रल आपका बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें बताएं, तो हम सरफेस इंटीग्रल या वॉल्यूम इंटीग्रल की भी क्लास बहुत जल्दी हम कंप्लीट कर देंगे, है ना, बहुत जल्दी सारी क्लासेस देंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमने बहुत शानदार तरीका से ये दोनों चीज़ें कर्वेचर बताए हैं, और इनमें हमने एग्जाम्पल्स भी इसमें एग्जाम्पल भी, जो जानदार एग्जाम्पल है, बिल्कुल आपके जो एग्जाम्स में आने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड करी हैं, जरूर देख लेना। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर नए हो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए। कोशिश करेंगे कि आप क्लास लाइव लिया करेंगे, और उसकी जो टाइमिंग है आपको हम जरूर शेयर कर देंगे। हो सकता है क्लासेस जो हैं आपकी लाइव में शाम में ही रहें, ठीक है। फिर खूब पढ़ाई तब तक अपनी अच्छी जारी रखें, और पढ़ाई में व्यस्त रहें, पूरी तरीके से मस्त रहें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।